बोपी के ज़रिए से कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है और क्या क्राइटेरिया रहता है उन कोर्सेज़ का। इन बच्चों को जो पैरामेडिकल में अप्लाई करते हैं, इंटर्न्स देते हैं, इनको किस तरह कॉलेज मिलता है और क्या मेरिट बेस पे इन लोगों को कॉलेज मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये डाउट रहता है कि हमने 12th में अच्छी खासी परसेंटेज लाई तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज कुछ बच्चे ये मानते हैं कि उनको जो है, अगर कोई बच्चा नॉर्थ में रहता है और उसको साउथ में कॉलेज मिलता है, ये काफ़ी हेक्टिक है। क्योंकि खास करके अगर फीमेल की बच्चियों की बात करें, कुछ जो है अपने कल्चर को लेकर सोचता है, कुछ फाइनेंशियल अफोर्ड उतना नहीं कर पाता है। तो अगर नॉर्थ का बच्चा साउथ में उसको कॉलेज मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फिर बाद में इग्नोर ही करता है। तो उसके लिए क्या बोपी उनको नॉर्थ में ही कॉलेज मिल जाता है, तो कोई प्रोसीजर निकल सकता है। बोपी के ज़रिए से जो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, फ़ीस में उनको कोई रिलैक्सेशन प्राइवेट कॉलेज में मिल जाती है या सेम फ़ी होता है जो पहले हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। जेके न्यूज़ अपडेट में आपका खैर मकदम करते हैं। आज जो भी 10th 12th करता है, या सब बच्चों के जहन में बोपी आ जाता है। बोपी के ज़रिए से कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है और क्या क्राइटेरिया रहता है उन कोर्सेज़ का। चूँकि आज सबसे पहले हम पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में बात करेंगे। इस प्रोग्राम हमने मौजू किया है बोपी के चेयरपर्सन को, प्रोफेसर मीनू महाजन मैम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन कोर्सेज़ के हवाले से। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। जी मैम, चूँकि आप भी जानते हैं, सब भी इस बात को लेकर जानते हैं कि पहले बोपी कम जानते थे, पर आज जो है सबके जहन में और सबके माइंड में बोपी जो है, कोई भी अगर 12th पास करता है, न्यू स्टूडेंट्स होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कॉलेजेस में वो कम जम जाते हैं और प्रोफेशनल वो सब लोग आज चाहते हैं कि प्रोफेशनल कुछ करें। हम बोपी के ज़रिए से आज जाना चाहेंगे और तमाम लोगों तक इस बात को लेकर पहुंचाएंगे कि बोपी के ज़रिए से कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। देखिए बेटा, आपने बहुत अच्छे से पहले ही बता दिया, बोपी मीन्स बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो पहले ज़माने में जब हम पढ़ाई करते थे तो सीधा सीधा पढ़ लेते थे और उसके बाद नौकरी ढूंढते थे। आज हमारे समाज के थोड़े तौर तरीका सोचने का बदल गया है और हम सब चाहते हैं कि जब मेरा बच्चा कॉलेज से बाहर निकले तो उसके हाथ में कोई ऐसी डिग्री हो जिससे उसको अपनी ज़िंदगी चलाने में आइंदा वक्त में मदद हो सके। सो ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो है, वो रुजूद उनका वो प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ है, और क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं इसलिए वो बोपी की तरफ मुड़ते भी हैं। हम तकरीबन 18 कोर्सेज़ यहाँ पर करते हैं। मोस्ट ऑफ द कोर्सेज़ में टेस्ट भी हम ही करते हैं और उसके बाद काउंसलिंग का मतलब है बच्चे को बताना कि तुम्हारे कितने नंबर हैं, कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से अपना कॉलेज उसको मेरिट बेस पे मिल जाए। इसको हम काउंसलिंग कहते हैं या अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस कहते हैं। कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम नेशनल लेवल पर एजेंसीज़ करती हैं, जैसे हमारा MBBS का, MD का, BDS का, MDS का, ये सारे एग्ज़ाम्स, एंड इवन आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का, ये एग्ज़ाम नेशनल एजेंसीज़ करती हैं, लेकिन काउंसलिंग उनकी भी बोपी के थ्रू ही होती है। सो कॉलेज अलॉटमेंट के लिए तो हर हालत में बोपी के पास उनको आना है और हमसे मुलाकात करनी है। मैम, जानना चाहेंगे आज सबसे पहले पैरामेडिकल कोर्सेज बात करेंगे। पैरामेडिकल कोर्सेज जो ख़ास करके बच्चियां, जो फीमेल बच्चियां हैं, वो कोशिश करती हैं पैरामेडिकल में जाना, और चाहे वो GNM करे, ANM करे, FMPHW करे, तो इस तरह की बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो बोपी के ज़रिए वो इंटर्न्स देते हैं। तो उन बच्चियों का या उन बच्चों का जहन में कुछ डाउट है और वो बाद में जो है एलिगेशन भी कहीं ना कहीं लगा बोपी को कि हमें जो है, जो हम डिज़र्व करते हैं कॉलेज, वो हमें नहीं मिलता है। कॉलेज को लेकर क्वेरीज रहती हैं, कॉलेज को लेकर नाराज़गी भी देखने को मिलती है बच्चों की। इन बच्चों को जो पैरामेडिकल में अप्लाई करते हैं, इंटर्न्स देते हैं, इनको किस तरह कॉलेज मिलता है और क्या मेरिट बेस पे इन लोगों को कॉलेज मिलता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये डाउट रहता है कि हमने 12th में अच्छी खासी परसेंटेज लाई तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज किन बच्चों को मिलता है और प्राइवेट कॉलेज किन बच्चों को मिलता है जब बोपी के ज़रिए वो इंटर्न्स देते हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए।
देखिए बेटा, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए हम एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और मेरिट जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का देखा जाता है। मेरा अपने मन में डाउट हो सकता है, बेशक मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ, मेरे चांस से एंट्रेंस एग्ज़ाम में नंबर नहीं आए, तो मैं समझती हूँ कि मुझे 12वीं के में बेस पे मिल जाना चाहिए। कोई मेरा साथी स्टूडेंट ऐसा भी होगा जिसके 12वीं में नंबर कम आए थे लेकिन उसके एंट्रेंस में ज़्यादा आए हैं, तो वो सोचता है कि मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि हम सारे के सारे कोर्सेज़ को एंट्रेंस एग्ज़ाम के मेरिट पर ही लेते हैं। और जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं या आपने कहा कि बोपी के ख़िलाफ़ उनको शिकायत होती है, वो शिकायत करने से पहले पूरी तरह से नहीं जांच कर लेते हैं। मैं दावे से कहती हूँ, अगर एक सिंगल केस आप मुझे बताएंगे जहाँ पे हमने मेरिट को इग्नोर किया हो और किसी ज़्यादा नंबर वाले बच्चे को सीट ना मिली हो, कम नंबर वाले को मिल जाए, तो मेरा पूरा का पूरा बोपी परिवार उनका आंसर देने के लिए बिल्कुल सामने खड़ा है। येस, ऑफ कोर्स कुछ कैटेगरीज़ में रिजर्वेशन है, जब वो सीट रिज़र्व्ड है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है। मैं अपने घर में सोच सकती हूँ कैटेगरी को क्यों दिया जाता है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ये मेरे अपने सोचने की बात है। लेकिन सरकार ने अगर रिजर्वेशन पॉलिसी बनाई है तो वो पे उस रिजर्वेशन पॉलिसी को मानने के लिए पूरी तरह से बद्ध है। वो बच्चा हो सकता है कि मेरा एक क्लासमेट, मेरा फ्रेंड कोई, उसके नंबर तो कम आए थे बट वो कैटेगरी में था तो उसको कम नंबर से सीट मिल जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बोपी ने मेरिट इग्नोर किया है। इसका मतलब है कि उस बच्चे को कम नंबर होने के बावजूद अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी में सीट मिली है। तो ये जो नाराज़गी है ये आधे सच की है। जब तक हम पूरी बात को ना देख लें तो नाराज़गी ना करें। कुछ बच्चे ये मानते हैं कि उनको जो है, अगर कोई बच्चा नॉर्थ में रहता है और उसको साउथ में कॉलेज मिलता है, ये काफ़ी हेक्टिक है, क्योंकि खास करके अगर फीमेल की बच्चियों की बात करें, कुछ जो है अपने कल्चर को लेकर सोचता है, कुछ फाइनेंशियल अफोर्ड उतना नहीं कर पाता है। तो अगर नॉर्थ का बच्चा साउथ में उसको कॉलेज मिलता है तो वो कहीं ना कहीं फिर बाद में इग्नोर ही करता है। तो उसके लिए क्या बोपी उनको नॉर्थ में ही कॉलेज मिल जाता है, तो कोई प्रोसीजर निकल सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि हम मेरिट के बेस पे करते हैं। अगर रेजिडेंशियल एड्रेस के बेस पे हम ये अलॉटमेंट करें फिर तो मेरिट कहीं रहे ही नहीं। जो भी कॉलेज अलॉट होता है, डिफरेंट कॉलेजेस हैं, नॉर्थ में है, साउथ में है, पूरी की पूरी लिस्ट बच्चे के सामने रखी जाती है, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बच गई हैं जब उस बच्चे का नंबर आएगा। वो लिस्ट देख के बच्चा खुद फैसला करता है। हाँ, बच्चा अगर सोचेगा कि मेरे नंबर आने तक मेरे नंबर कम थे, अब अगर बाई चांस वो नॉर्थ में रहता है अगर, तो बच्चे को लगता है कि नॉर्थ का कॉलेज मुझे नहीं मिला, तो इसमें बोपी की गलती नहीं है, नॉर्थ वाले कॉलेज या साउथ वाले कॉलेज की गलती भी नहीं है। ये बात है मेरिट की। अगर मेरिट मेरा ऊंचा होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस तो मुझे मिल जाएगी। मैम मुझे बताइए, बोपी में वो उसने काउंसलिंग में भी अटेंड हुआ और उसको बाद में प्राइवेट कॉलेज मिला, तो क्या बोपी के ज़रिए से जो उसको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, फीस में उनको कोई रिलैक्सेशन प्राइवेट कॉलेज में मिल जाती है या सेम फ़ी होता है जो पहले हुआ करता था? फ़ी स्ट्रक्चर हमारा बोपे का कोई मैंडेट नहीं है उसको लेके। हमारा मैंडेट है, मैंडेट मतलब हमारा काम करने का जो हद है, वो मैंडेट कहता है एग्ज़ाम कंडक्ट करें, काउंसलिंग करें और कॉलेज अलॉटमेंट कर लेने में कई बार बच्चों को पता नहीं होता, हम उनको समझाते भी हैं। लेकिन फ़ी कितनी होगी, कॉलेज कितनी फ़ीस चार्ज करेगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस तो ना मामूली सी फ़ी है, अगर प्राइवेट कॉलेजेस में फ़ी है भी है, लेकिन उसके ऊपर बोपी का कंट्रोल नहीं होता। बच्चे इसमें आ चुके, सारे बच्चे और पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि डिफरेंट कॉलेजेस हैं, खास करके अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, चाहे वो नॉर्थ हो या सेंट्रल हो या साउथ में, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं सारे डिफरेंट चार्ज करते हैं, डिफरेंट फ़ी चार्ज करता है। हर एक कॉलेज अपना अपना फ़ी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है। तो क्या सेम फ़ी नहीं होना चाहिए ताकि जो है इन बच्चों को थोड़ी सी राहत मिल सके? गवर्नमेंट ने अभी फ़ी रेगुलराइजेशन कमेटी भी बनाई है, उसके तहत इस बात को देखा जाएगा। लेकिन
अगर कोई अपनी गिवन फीस है, क्योंकि फ़ीस स्ट्रक्चर उस कॉलेज को दिखानी पड़ती है, अगर गिवन फ़ीस स्ट्रक्चर से ज़्यादा वो फ़ी लेते हैं तो वो हमारे पास आ सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं उस कॉलेज की। लेकिन अगर कॉलेज पहले से ही कह रहा है कि मेरी फ़ीस 20,000 है और वो 20 लेते हैं तो तब तो वो गलत नहीं है। लेकिन लिखने में अगर वो 20 करते हैं और चार्ज करते वक्त 22,000 लेते हैं तो मैं बच्चों को कहूँगी कि इस तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो ज़रूर हमारी नज़र में लाएं ताकि हम उस कॉलेज को पूछ सकें। जी मैम मुझे बताइए, जो पैरामेडिकल्स की ये बात कर रहे थे, हाँ, क्योंकि कोई बच्चा, हालांकि ये हम इस बात की आई विटनेस भी हैं, कुछ बच्चे जो हैं अपनी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने अभी भी फरमाया कि कुछ रिज़र्व कैटेगरीज के बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट उनको रिज़र्व रखते हैं उनकी सीट्स को, तो जो रिज़र्व कैटेगरीज के बच्चे होते हैं क्योंकि वक्त पे उनको सर्टिफिकेट जो है नहीं मिल, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, चाहे वो RBA हो या चाहे कोई ST हो या SC हो, तो इस तरह की वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने एन मौके पर वक्त पे जो है वो सर्टिफिकेट हासिल नहीं की होगी गवर्नमेंट से, और क्या उसको कोई रिलैक्सेशन या क्या उसको कोई यहाँ से मिल जाता है कि चूँकि बच्चा कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, कम से कम उसको उस अपने जिस डिस्ट्रिक्ट से वो हो उस डिस्ट्रिक्ट में वो कॉलेज मिल सके? आपने ये लगभग ऐसी बात कही है कि मैंने 12वीं में साल भर में पढ़ाई की और उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई या फेल हुई, तो मैंने साल भर पढ़ाई करी थी और फिर मैं एग्ज़ाम नहीं देती, क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब था नॉलेज हासिल करना, वो तो मैंने कर लिया है। अब मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया और मैं बोपे के पास आती हूँ, मैंने 12वीं का एग्ज़ाम नहीं दिया है लेकिन मुझे फ़िज़िक्स केमिस्ट्री सब आता है, मेरा टेस्ट ले लो, मैं अभी आपको बता सकती हूँ। ऐसे तो नहीं होगा ना, उसको एग्ज़ाम तो देना पड़ेगा टाइम पे। इसी तरह से मैं किसी कैटेगरी को बिलोंग करती हूँ लेकिन उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट मैंने नहीं लाया और ये मान के कि मैं तो हूँ ना कैटेगरी की, तो मुझे तो सीट मिल ही जानी है, ऐसा तो नहीं हो पाएगा बेटा। जब बच्चा कैटेगरी में है, उसको पता है कि मेरे को रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलना है, तो टाइम पे नींद से जाग जाना बहुत ज़रूरी है। ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनको हमारी नोटिफिकेशन की डेट से पहले लाना होगा और ये चीज़ नोटिफिकेशन में, बाज़ाफ्ता नोटिफिकेशन में हम लिख के रखते हैं कि लेट अगर कोई सर्टिफिकेट होगा उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो वो इस काम में देरी ना करें। होता यही है जो मैं पहले भी आपको कह चुकी हूँ, लास्ट डेट तक हम लोग सोए रहते हैं, फिर लास्ट डेट जब नज़दीक आती है, 2 दिन बच जाते हैं, फिर अचानक से हम सारे काम करना शुरू करते हैं, तो ऑफ कोर्स फिर सर्टिफिकेट हो सकता है वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, राइटफुली उसको वो सीट मिल सकती है, उसके बावजूद उसको नुकसान उठाना पड़ता है। कितने बच्चे अगर देखा जाए, क्योंकि आपने अभी भी फरमाया बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो बोपी के ज़रिए कराए जाते हैं, तो इनका प्रोसीजर कब डेट्स निकलते हैं, कितने महीने कितने दिनों के अंदर इनको एग्ज़ाम एंट्रेंस लिया जाता है, उसके बाद में काउंसलिंग कब तक हो जाती है और कॉलेज कब तक अलॉट हो जाते हैं? हम कौन कौन से कोर्स का एग्ज़ाम लेंगे, कब कब लेंगे, ये टेंटेटिव शेड्यूल जनवरी में ही निकाल देते हैं, राइट इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। कैलेंडर ईयर के स्टार्ट होने पर ही ये निकल जाता है और टाइम आने पे धीरे धीरे हर एक की अपनी नोटिफिकेशन निकलती है। वैली में मैंने देखा है ज़्यादा बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, बायो बेस्ड कोर्सेज़ के लिए, वो चाहे MBBS है, MD है, नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, टेक्नोलॉजी है, इन कोर्सेज़ के लिए वैली में बच्चों का ज़्यादा इंटरेस्ट है। जी, आपका क्या पैगाम रहेगा वालिदैन के लिए, जो जम्मू कश्मीर बच्चों के वालिदैन हों जो ख्वाहिश रखते हैं कि वो प्रोफेशनल कोर्स करवाए, अपने बच्चों को करवाए, आपकी क्या मैसेज रहेगी पेरेंट्स के लिए एज वेल एज बच्चों के लिए? आज स्किल का ज़माना है और प्रोफेशनल कोर्स करने से मैं स्किल हासिल करती हूँ विच इज़ रेडिली सेलेबल इन द मार्केट एंड आई बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो बच्चे तो जागरूक हैं ही। आज मैंने देखा पेरेंट्स भी उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। कल देर शाम तक हम यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे थे एंड आई वाज विटनेस टू कि उनके पेरेंट्स, मदर, फादर बिल्कुल साथ में बच्चे के साथ में खड़े हैं कि ये कोर्स अगर लेट भी हो जाएगा हम रात भर भी यहाँ पे रुकेंगे। तो इसी तरह का सपोर्टिव सिस्टम अगर फैमिलीज़ में हो तो कोई कारण नहीं है कि बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया।
नाज़रीन, ये थे बोपी के चेयरपर्सन प्रोफेसर मीनू महाजन। आपको बता दें कि आज हमने मौजू चुना था प्रोग्राम जो बोपी के ज़रिए से कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, उन कोर्सेज़ का प्रोसीजर क्या रहता है और क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारा कुछ हमने आज बोपी के चेयरपर्सन प्रोफेसर मीनू महाजन मैम से जानने की कोशिश की। और आई होप और उम्मीद भी करते हैं कि आपने अच्छी तरह इस प्रोग्राम को देखा होगा और आप इस प्रोग्राम को देखकर मुस्तफ़ादा हुए होंगे। जिन बच्चों को वो डाउट रहता है बोपी को लेकर, वो उनको दूर हुआ होगा। तो खुसूसी अपडेट थी, जेके न्यूज़ अपडेट के माध्यम से देख रहे थे आप। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।